दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। चर्चा के विषय में आज चर्चा करूंगा कि पड़ोस के बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस क्या सत्ता में बने रहेंगे या इस्तीफा दे सकते हैं, और इस्तीफा देने के बाद क्या शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए वापस जर्मनी चले जाएंगे या अमेरिका चले जाएंगे या जेल के सीखचों में भी जा सकते हैं। फिलहाल भारत के पड़ोसी दोनों राष्ट्र बांग्लादेश और पाकिस्तान की गृह स्थिति बहुत खराब है। मैं दोनों देशों की सरकारों से ये कहूंगा कि किसी अच्छे ज्योतिषी से बांग्लादेश और पाकिस्तान की कुंडली दिखवा लें, या ना चाहे तो किसी मौलवी से दिखवा लें और उनसे कोई उपाय पूछ लें, क्योंकि दोनों देशों के लिए आने वाला समय भी खराब दिखाई दे रहा है। हालांकि उससे पहले दोस्तों मैं कुछ उन लोगों से बात कर लूं जो कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को झुका दिया और सीज फायर करने को मजबूर कर दिया। मैं ऐसे गुमराह मित्रों से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी को तो क्या झुकाते डोनाल्ड ट्रंप, वो अमेरिका के नागरिक, अमेरिका के व्यवसायी, एप्पल के मालिक टिम कुक को भी नहीं झुका पाए। उन्होंने टिम कुक से कहा कि भारत में आईफोन का उत्पादन मत करो, वरना अमेरिका में बेचोगे तो बहुत टैक्स लगा दूंगा। लेकिन टिम कुक ने कहा जो करना है करो, आईफोन का उत्पादन, एप्पल के प्रोडक्ट्स का उत्पादन अमेरिका में होगा। तो जो लोग ट्रंप को बहुत ज्यादा प्रभावशाली मानते, उनके लिए ये बात मैं कहने आया था। एक बात डोनाल्ड ट्रंप साहब से कहूंगा, आप लगातार कुछ कंपनियों को धमका रहे हो कि भारत में व्यापार मत करो, भारत में व्यापार करो, प्रोडक्शन मत करो, अमेरिका में करो, अमेरिका में नौकरियां क्रिएट करो। तो ट्रंप साहब मैं आपसे कह रहा हूं, आप जो हिंदुस्तान में ट्रंप टावर बना रहा हो, इनको उठा कर ले जाओ और वाशिंगटन ले जाओ। क्यों यहां पर जॉब पैदा कर रहा हो? टावर बन नहीं है, बिल्डिंग मटेरियल बिक रहा है भारत में, लेबर भी काम कर रही है, कुछ सिविल इंजीनियर्स भी काम कर रहा है, कुछ तो नौकरी क्रिएट हो रही है। तो ट्रंप साहब क्यों यहां पर कर रहा हो? आप तो अपने ट्रंप टावर को उठाकर अमेरिका में ले जाओ, और यदि आपके पास टेक्निक हो तो अमेरिका में उनको बना लो और लाके कहीं भारत पर रख दो। खैर दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश सेनाध्यक्ष वकार उज़्ज़मा ने अपने कमांडर्स की आपात मीटिंग के बाद बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को कड़े शब्दों में कड़ी चेतावनी दे दी। खास बात उन्होंने ये कहा कि देश को अराजकता की ओर जाने से रोकना सेना का काम है, और यदि आप रोकने में असफल रहते हो, जरूरी कदम नहीं उठाते, तो सेना आपके खिलाफ कड़े कदम उठा सकती है। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2025 या 1 जनवरी 2026 से पहले हर हालत में चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए और बांग्लादेश को कट्टरपंथी समुदाय के, कट्टरपंथी लोगों के चंगुल से मुक्त रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। उसके बाद मोहम्मद यूनुस ने यह संकेत दिया दुनिया को कि वो अपने पद से त्यागपत्र दे रहा है, क्योंकि उनको यह लगता है कि वर्तमान हालातों में वो बांग्लादेश में स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे। उन्होंने आरोप लगाया, मुझे राजनीतिक दलों का समर्थन नहीं मिल रहा। सेना पर आरोप लगाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। उनको लगता था
कि मेरे इस्तीफा देने से बांग्लादेश में उबाल आ जाएगा, जनता सड़कों पे आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जनता की प्रतिक्रिया कुछ ऐसी थी, प्रधानमंत्री बने हुए हो तो हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे, इस्तीफा देकर चले जाओगे तो भी हम पे कोई एहसान नहीं है, प्रधानमंत्री बने रहो या ना बने रहो, लेकिन सेना की बात को आपको मानना पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश में जो अमेरिकी ताकतें हैं, जो अमेरिकी सेना के जनरल्स बैठे हुए हैं ढाका में, और जो सेंट मार्टिन द्वीप में लगातार सैन्य अड्डे विकसित कर रहा है, उनके पेट में गुड़गुड़ होने लगी। उनको ये लगा कि पता नहीं वकारुज्जमा क्या रुख अपनाएंगे, नई सरकार बनेगी तो क्या रुख होगा, और कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश की जनता अपनी पुरानी गलती से कुछ सीख ले और दोबारा से शेख हसीना को सत्ता में ले आए। वो आनन फानन में मोहम्मद यूनुस के घर गए, उन्होंने मोहम्मद यूनुस से कहा कि अमेरिका आपके साथ खड़ा है, जरूरत होगी तो हम वकार उज जमा बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष से भी निपटेंगे। मतलब एक तरीके से अमेरिका ने उनको भरोसा दिलाया कि जरूरत होगी तो अमेरिकी सेना, अमेरिकी कमांडर्स बांग्लादेश की सेना से भी टकराने में पीछे नहीं हटेंगे, और आप बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री बने रहिए। उसके बाद मोहम्मद यूनुस ने अपने सलाहकारों की, जो उनके मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री हैं, फिलहाल उनको सलाहकार कहा जाता है, उनकी एक आपात बैठक बुलाई। उन सब ने डर व्यक्त किया कि यदि आप इस्तीफा देकर चले गए तो हो सकता है हम शेख हसीना की वापसी को रोक ना सके, क्योंकि बांग्लादेश की जनता कोई हमसे बहुत ज्यादा खुश नहीं है, और हो सकता है बांग्लादेश की जनता को अपनी गलती का एहसास हो जाए। इसलिए जो कुर्सी अपने कब्जे में है उसको अपने कब्जे में ही रखना उचित होगा। और जब उन्होंने कहा कि जब अमेरिका ये विश्वास दिला रहा है कि यदि वकारुज्जमा कुछ ज्यादा टकराव करेंगे तो अमेरिकी सेना आपके साथ खड़ी होगी, उन्हें विश्वास दिलाया गया कि बगल से पाकिस्तानी सेना तत्काल आपको बचाने के लिए कुछ कमांडो कार्रवाई कर सकती है, और आप सार्वजनिक रूप से बयान दो कि अब मेरा इस्तीफा देने का इरादा नहीं है। हालांकि इसी बीच बांग्लादेश के कई बुद्धिजीवियों ने भी मांग कर दी कि बांग्लादेश के अंदर पिछले एक वर्ष के अंदर जो मुसलमानों का नरसंहार हुआ है, जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, जो ईसाई, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यकों का नरसंहार हुआ है, उसके लिए मोहम्मद यूनुस दोषी है, और मोहम्मद यूनुस को त्यागपत्र देकर देश से सुरक्षित रूप से बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। बांग्लादेश की सुप्रसिद्ध लेखिका, जो अपनी जान के खतरे के कारण और जिनका शेख हसीना से भी बहुत विरोध है, तस्लीमा नसरीन, जो भारत में रहती हैं, उन्होंने भी बांग्लादेश के सेनाध्यक्ष से अपील करी कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के नागरिकों के नरसंहार के दोषी हैं, और मोहम्मद यूनुस को अपनी शेष जिंदगी शांतिपूर्ण तरीके से जीने के लिए अमेरिका या जर्मनी या किसी और देश में जाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, इससे इसके पापों की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने बांग्लादेश की सेना से मांग करी कि
मोहम्मद यूनुस को इस्तीफा स्वीकार न किया जाए, बल्कि मोहम्मद यूनुस को गिरफ्तार किया जाए और उसे जेल में डाला जाए और बांग्लादेश के निर्दोष नागरिकों के नरसंहार के लिए उसके पापों के लिए उसको सजा दी जाए। लेकिन रात होते होते जब मोहम्मद यूनुस को उसके सलाहकारों ने और खास तौर से बांग्लादेश के NSA खलीलुर रहमान ने, जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि वो बांग्लादेश के नहीं अमेरिका के नागरिक हैं, उनका बांग्लादेश में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बांग्लादेश चाहे बर्बाद हो चाहे आबाद हो, बांग्लादेश चाहे अमेरिका का गुलाम बने चाहे पाकिस्तान का गुलाम बने, खलीलुर रहमान चाहते हैं कि बांग्लादेश में वो हो जो अमेरिका चाहता है। वो अमेरिका के हितों की रक्षा करने के लिए बांग्लादेश में आए हैं और बांग्लादेश की सरकार के NSA हैं। जब सारे सलाहकारों ने मोहम्मद यूनुस को विश्वास दिलाया कि यदि आपको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाता है या आपको जेल में डालने का प्रयास किया जाता है तो अमेरिका प्रतिकार करेगा, और बगल में बैठा पाकिस्तान अमेरिका की शाह मिलते ही आपको बचाने के लिए ढाका की सड़कों पर होगा। आप हिम्मत मत हारो। तब बाहर आकर मोहम्मद यूनुस ने साफ कहा कि अब इस्तीफा देने का मेरा कोई इरादा नहीं है और मैं बांग्लादेश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना रहूंगा। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सेना अध्यक्ष ने आपको डेडलाइन दी है और कहा है कि 1 जनवरी 2026 तक हर हालत में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार शपथ ले ले, और उन्होंने कहा है कि आपको मूलभूत और बहुत जरूरी फैसले लेने का अधिकार नहीं है क्योंकि आप बांग्लादेश की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते। और उन्होंने बांग्लादेश के सेनाध्यक्ष ने यह भी कहा कि मैं बांग्लादेश के अंदर उस खूनी गलियारे को बनाने की इजाजत नहीं दूंगा जो अमेरिका बनाना चाहता है। उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? मोहम्मद यूनुस खामोश हो गए। उन्होंने कहा सारी बातें प्रयास भी नहीं की जा सकती और मैं विचार कर रहा हूं अपने सहयोगियों से और अपने अंतर्राष्ट्रीय मित्रों से भी, जो बांग्लादेश के हित में होगा वो कदम उठाया जाएगा। हालांकि बांग्लादेश के हितों से मोहम्मद यूनुस का कोई मतलब नहीं है, वो अमेरिका द्वारा बैठाए गए हैं ढाका के अंदर और अमेरिका के हितों की पूर्ति करना मोहम्मद यूनुस का लक्ष्य है। लेकिन जैसे ही मोहम्मद यूनुस अपनी बात से मुकरे कि वो अब इस्तीफा नहीं देंगे, बांग्लादेश की सेना फिलहाल सड़कों पर उतर रही है और बांग्लादेश के हर ढाका के हर चौराहे पर सेना लोगों की तलाशी ले रही है। जो लोग गाड़ियों से कहीं आ जा रहे हैं उनकी तलाशी ली जा रही है, पूछा जा रहा है कहां जा रहा हो। वो कुछ खास लोगों को बांग्लादेश से भागने का मौका नहीं देना चाहती। आज सुबह तक भी जब मैं वीडियो बना रहा हूं ढाका की सड़कों पर टैंक घूम रहे हैं और करीब 13,700 लोगों को बांग्लादेश की सेना ने गिरफ्तार किया है। खबर यह है कि ये वो लोग हैं जो पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा फैला रहे हैं, बांग्लादेश के आजादी के स्मारकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बांग्लादेश के आजादी के प्रतीक चिन्हों को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और जो पाकिस्तान और अमेरिका के इशारे पर बांग्लादेश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
फिलहाल ये गिरफ्तारियां जारी रहेंगी। सेना बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी चला रही है। अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होगा या नहीं होगा। मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। यदि इस्तीफा देंगे तो वो बांग्लादेश से भागने में सफल होंगे या नहीं होंगे, और वो बांग्लादेश से भागेंगे या बांग्लादेश में गिरफ्तार होंगे और जेल में डाले जाएंगे। ये सारे प्रश्न अभी तक अनुत्तरित हैं। दरअसल एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर बांग्लादेश के सेनाध्यक्ष वकार उज जमा के पीछे कौन है। कम से कम भारत नहीं है, यह बात निश्चित है। वो भारत के संपर्क में नहीं है। हाँ, रूस की यात्रा करके आया। अमेरिका उनसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो अमेरिका जाना चाहते थे, अमेरिका से बात करना चाहते थे, लेकिन अमेरिका ने मोहम्मद यूनुस से ही कहकर उनको जाने की परमिशन नहीं दी, अमेरिका जाने की परमिशन नहीं दी। चीन से उनके संपर्कों को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन चीन का रोल मैं कई बार कहता हूं हमेशा बहुत अस्पष्ट होता है। चीन किसी का भी सगा नहीं लगता है कई बार कि वो अपने दोस्तों की भी जितनी मदद करनी चाहिए उतनी मदद नहीं करता। मेरी हमेशा मान्यता है कि चीन एक ब्याजिया देश है। जिस तरीके से भारत में साहूकार होते हैं उसी तरीके की मानसिकता चीन की है। 100 रुपए दो और इसके 7 पीढ़ियों को अपना गुलाम बना दो। देखना है कि बांग्लादेश में अब ये सारी कार्रवाइयां किस ओर जाती हैं। आने वाले कई दिन बांग्लादेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या सेना और मोहम्मद यूनुस के बीच में कोई सुलह होती है, कोई रास्ता निकलता है? क्या अमेरिका मोहम्मद यूनुस को बरकरार रखने के लिए वकारुज्जमा को सख्त संदेश देता है कि जा पाओ और वापस अपनी बैरकों में बैठ जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा? या रूस और चीन वकारुज्जमा को विश्वास दिलाते हैं कि तुम बांग्लादेश से अमेरिका और पाकिस्तान समर्थक ताकतों को बांग्लादेश से बाहर करो, हम तुम्हारे साथ खड़े? देखना होगा। हालत पाकिस्तान की बहुत अच्छी नहीं है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर तो स्थगित कर दिया है, लेकिन भारत का एक हथियार ऐसा है जो लगातार चल रहा है और पाकिस्तान बहुत परेशान है। वो है सिंधु जल समझौते का स्थगन। पाकिस्तान में हाहाकार मच रही है। सिंध में लोग सड़कों पे आ गए हैं। सिंध के गृह मंत्री का घर फूंका जा चुका है। नहरों में पानी नहीं है, सिंचाई को पानी नहीं है, पीने के लिए पानी बहुत कम उपलब्ध हो पा रहा है। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री मोदी से रिक्वेस्ट कर रहा है, पत्र लिख रहा है, पानी छोड़ दीजिए। सेना कह रही है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ये सिंधु जल हमारा जीवन है। हम यदि इस जल की सप्लाई कंटिन्यू नहीं होती है तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो भारत भी तैयार है। भारत ने सिंधु जल समझौता यदि स्थगित किया है तो उसके आगे और पीछे का सोच कर किया है। और पाकिस्तान की सेना यदि ये सोचती है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है तो ये समझ ले कि भारत की सेना भी किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू होगा या नहीं होगा, सीज फायर कब तक स्थगित रहेगा, कब समाप्त होगा और कब समाप्त नहीं होगा, यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि सिंधु जल समझौते के बारे में दोनों देशों के बीच में कब कोई सहमति बनती है या नहीं बनती है। फिलहाल भारत इस समय का सदुपयोग कर रहा है
और सिंधु जल नदियों पर जो भारत के डैम और भारत की सहायक नदियों में काम होना था, युद्ध स्तर पर वो काम किया जा रहा है। माना जाता है उस काम को युद्ध स्तर पर करने पर भी पूर्ण होने में 1 साल तक भी लग सकता है। इसका मतलब है भारत और पाकिस्तान के बीच ये तनाव अभी लंबा खिंच सकता है, और यदि इस बीच पाकिस्तान ने कोई हरकत करने का प्रयास करा तो पाकिस्तान अपने गाल पे चाटे खाने के लिए फिर से तैयार है। दोस्तों, आज की चर्चा यहीं खत्म कर रहा हूं, फिर चर्चा के विषय में मिलूंगा। कोई और डेवलपमेंट होगा तो उसको लेकर आपके बीच में आऊंगा, और आपसे रोजाना की फिर निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।